पिछले भाग में आपने देखा जंगल में रास्ता न होने की वजह से सभी पैदल ही मंदिर की तरफ निकल जाते हैं और थक जाने पर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी सभी को एक आवाज आती है और जैसे ही वे पीछे पलटे तो एक पेड़ के नीचे राघव खड़ा था और राघव उन सभी को मंदिर के रास्ते ले जाने लगा। अब आगे राघव आगे आगे चल रहा था। उसके पीछे आर्यन, कविता, राहुल और प्रीति धीमे धीमे कदम बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में उतर रहे थे वैसे वैसे कोहरा और घना होता जा रहा था। अब पेड़ इतने घने हो चुके थे कि ऊपर आसमान तक दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ फैली नमी से कपड़ों पर हल्की हल्की बूंदें जमने लगी थी। सूखे पत्तों पर पड़ते उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर चलने के बाद प्रीति अचानक से रुक गई। वो एक पत्थर पर बैठ गई। क्या हुआ? बस अब मुझ में और चलने की ताकत नहीं है। राहुल हल्का सा मुस्कुरा दिया। अरे इतनी जल्दी थक गई? प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ सूख रहे थे। वो राघव की तरफ देखने लगी। और कितनी दूर है मंदिर? बस थोड़ी दूर और। मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है। कविता ने अपने हाथ में पकड़ा थर्मस खोला। उसने अंदर झांका। पानी भी खत्म हो गया। राघव, यहाँ आसपास कहीं पानी मिलेगा? राघव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मंदिर के पास एक तालाब है लेकिन यहाँ आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा। मुझसे अब एक कदम भी आगे नहीं चला जाएगा। मुझे बहुत प्यास लगी है। एक काम करो, मुझे दे दो, मैं पानी लेकर आता हूँ। राहुल ने कविता से थर्मस ले लिया। फिर उसने राघव की तरफ देखा। मंदिर में जाने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा? यहाँ से सीधी दिशा में। लेकिन मेरी मानिए, आप अकेले मत जाइए। इस जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं है। आर्यन मुस्कुरा दिया। बकवास बंद करो राघव, तुम प्रीति और कविता का ख्याल रखना। मैं भी राहुल के साथ चलता हूं। राघव ने दोनों को रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। कुछ ही देर बाद आर्यन और राहुल आगे की ओर बढ़ गए। चलते चलते दोनों काफी दूर निकल आए। अब कोहरा पहले से और घना हो चुका था। और कितनी दूर है मंदिर यार, मेरे पैर चलते चलते दुखने लगे हैं। तभी राहुल की नजर सामने पड़ी। कोहरे के बीच टूटी हुई पत्थर की दीवारें दिखाई दे रही थी और उनके पीछे एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। वो रहा मंदिर। उसके सामने एक पुराना तालाब था। तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर था। इतना स्थिर कि ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उसमें कोई हलचल ही ना हुई हो। आर्यन, तो एक काम कर, तू यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर ले, मैं पानी लेकर आता हूं। ये आइडिया बेस्ट है, तू जा। आर्यन एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गया। राहुल थर्मस लेकर तालाब की ओर बढ़ गया। उसने थर्मस में पानी भरा। फिर उसकी नजर मंदिर पर पड़ी। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। जगह जगह पत्थर टूट चुके थे। मुख्य द्वार आधा खुला हुआ था और उसके ऊपर बनी एक भयानक औरत की पत्थर की आकृति समय की मार के बाद भी साफ दिखाई दे रही थी। राहुल मंदिर की ओर बढ़ा। वो उसके सामने से गुजरकर वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। राहुल, अंदर आ जाओ। राहुल ठिठक गया। यह आवाज प्रीति की थी। प्रीति, तुम मंदिर के अंदर कैसे पहुंच गई? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्रीति? फिर भी खामोशी छाई रही। राहुल हल्का सा मुस्कुरा दिया। लगता है प्रीति और कविता ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाने का प्लान बनाया है। ये दोनों शायद मंदिर में छिपी हुई हैं। उसने देखा, वो धीरे धीरे अंदर चला गया। मंदिर के भीतर अजीब सा अंधेरा था। दीवारों पर काले धुएं जैसे निशान बने हुए थे।
चारों तरफ टूटे हुए दीपक पड़े थे और ठीक बीचों बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। वो किसी देवी की मूर्ति नहीं लग रही थी, बल्कि किसी भयानक बूढ़ी औरत की थी। उसकी आंखें उभरी हुई थी, लंबे दांत बाहर निकले हुए थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। हे भगवान, ये मंदिर तो किसी शैतान का मंदिर लगता है। जो भी हो, अगर मैं इसके फोटोग्राफ किसी बड़ी मैगजीन को बेच दूं तो बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी। राहुल ने अपना कैमरा निकाला और जैसे ही उसने तस्वीर खींची, अगले ही पल सड़ी हुई लाश जैसी दुर्गंध उसकी नाक से टकराई। राहुल ने तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लिया, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। उसके पीछे एक भयानक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वो बिना पलक झपकाए राहुल को घूर रही थी। अगले पल जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई राहुल की चीख गूंज उठी। मंदिर से थोड़ी दूर आर्यन चौंक कर खड़ा हो गया। ये तो राहुल की चीख है। वो दौड़ता हुआ मंदिर की ओर भागा, लेकिन अगले पल झाड़ियों के भीतर से एक भयानक हाथ निकला और उसने उसका पैर पकड़ लिया। आर्यन अचानक नीचे गिर पड़ा। उसी समय सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध उसकी नाक से टकराई और एक तेज ठंडी हवा उसके शरीर को छूकर निकल गई। आर्यन घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पैर की तरफ देखा। उसके टखने पर 5 नुकीली उंगलियों जैसा एक काला निशान बन चुका था। तभी मंदिर का दरवाजा खुला और राहुल भागता हुआ उसकी ओर आया। राहुल, तू चीखा क्यों? यार, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मंदिर के अंदर मुझे एक बहुत ही भयानक बूढ़ी औरत दिखाई दी और मैं तेरी चीख सुनकर जब भागा तो मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर राहुल बोला, चल कविता और प्रीति के पास चलते हैं। दोनों तेजी से वापस उसी दिशा में चल पड़े। इधर दूसरी ओर समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, लेकिन राहुल और आर्यन अभी तक वापस नहीं लौटे थे। प्रीति बार बार उसी दिशा में देख रही थी जिधर दोनों गए हुए थे। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इन दोनों को गए हुए काफी देर हो गई। मुझे तो अब इन दोनों की चिंता होने लगी है। राघव चुपचाप खड़ा रहा। वो भी उसी दिशा में देख रहा था। मुझे लगता है अब हमें उन दोनों को ढूंढने जाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। उसी समय जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख उनके कानों से टकराई। प्रीति पूरी तरह से चौंक गई। ये तो राहुल की आवाज थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और अगले ही पल वो उस दिशा की ओर दौड़ पड़ी। रुको, अकेले जंगल में जाना ठीक नहीं है। कविता भी घबरा गई। प्रीति, आगे मत जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। लेकिन प्रीति इतनी घबराई हुई थी कि कुछ ही क्षणों में वो दोनों की नजरों से ओझल हो गई। कुछ पल बाद एक और चीख जंगल में गूंज उठी। इस बार वो प्रीति की थी। कविता और राघव एक दूसरे को देखने लगे और अगले पल दोनों दौड़ पड़े। बहुत देर तक दौड़ने के बाद कविता ने देखा एक बड़े पेड़ के नीचे प्रीति बैठी हुई रो रही थी। क्या हुआ? तू चीखी क्यों? यहाँ क्या कर रही है? प्रीति की सांसें तेज चल रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींच लिया हो। ये सुनकर कविता का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत प्रीति का पैर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रीति के पैर पर वैसे ही 5 काले निशान बने हुए थे जैसे कुछ समय पहले कविता के कंधे पर थे। कविता के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई।
चल यहाँ से। हम मुझे भी ये जंगल बहुत रहस्यमय लगने लगा है। हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। कविता ने प्रीति का हाथ पकड़ा और तीनों मंदिर की दिशा में आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद कोहरे के बीच वही प्राचीन मंदिर दिखाई देने लगा। टूटी हुई दीवारें, काई जमे पत्थर और उसके सामने फैला हुआ सन्नाटा। हम मंदिर तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक राहुल और आर्यन नहीं मिले। तभी एक पेड़ के पीछे से दो परछाइयां निकली। आर्यन और राहुल दोनों दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहे थे। प्रीति और कविता ने राहत की सांस ली। तुम दोनों पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी। आर्यन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। थैंक गॉड तुम दोनों मिल गई। असल में हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे, लेकिन ये जंगल नहीं बल्कि भूल भुलैया है। हम घूम फिर कर फिर से वही वापस आ जाते हैं। ये सुनकर कविता चौंक गई। फिर उसने राघव की ओर देखा। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो वापस चलते। लेकिन तभी राघव धीरे धीरे मंदिर के अंदर चला गया। राघव, हमें वापस चलना है। अब मंदिर देखने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ भी हो जाए, मैं अब इस मंदिर के अंदर नहीं जाने वाला। राघव को भी साथ ले लो। वो हमारे लिए इतनी दूर तक अकेला आया है। अगर उसे यही छोड़कर चले गए तो उसे बुरा लगेगा। कविता झुंझला गई। ये राघव अचानक मंदिर के अंदर क्यों चला गया? इतना कहकर वो गुस्से में मंदिर के भीतर चली गई। जैसे ही कविता मंदिर के भीतर पहुंची, उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। सामने राहुल की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। चेहरे पर जमी दहशत बता रही थी कि मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा था। कविता की चीख निकल गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कविता धीरे धीरे पीछे मुड़ी। पीछे राघव खड़ा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई। कविता डरकर 2 कदम पीछे हट गई। कौन हो तुम? राघव मुस्कुराया और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। झुर्रियां, सफेद आंखें, पीले दांत और कुछ ही क्षणों में वो एक भयानक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गया। मेरा नाम भूल गई क्या? सपने में तुझे बताया तो था। अब तो यहाँ ही गई है। तू ही मुझे जंगल से बाहर निकालने का जरिया बनेगी। कविता का पूरा शरीर कांपने लगा। तेरे साथ राघव नहीं, बल्कि मैं थी। राघव तो इस जंगल में आया ही नहीं। कविता की सांसें अटक गई। अगर ये राहुल की लाश है, तो बाहर मेरे साथ जो था वो कौन था? पेची हंस पड़ी। सिर्फ राहुल ही नहीं, तेरा कोई भी दोस्त तेरे साथ नहीं है। कुछ देर पहले जब राहुल इस मंदिर में आया, मैंने उसे खत्म कर दिया। फिर तेरे पति आर्यन को झाड़ियों में खत्म कर दिया। और जब प्रीति चीख सुनकर भागी, तो उसे भी मैंने खत्म कर दिया। यकीन नहीं आता तो बाहर जाकर देख ले। कविता भागती हुई मंदिर से बाहर निकली। वो हाफ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सामने आर्यन, राहुल और प्रीति खड़े थे। तीनों चुपचाप उसे देख रहे थे और अगले ही पल तीनों मुस्कुराने लगे और फिर उनके शरीर धुएं में बदलने लगे और देखते ही देखते वे तीनों गायब हो गए। अब वहां कविता के अलावा कोई भी नहीं था। नहीं, नहीं। वो चीखती हुई जंगल की ओर भागी। तभी मंदिर से पेची बाहर निकली। अब तू नहीं भाग सकती। इतना कहकर
वो किसी जंगली जानवर की तरह चारों हाथ पैरों के बल झुक गई और बड़ी तेजी से कविता के पीछे दौड़ पड़ी। कोहरा अब पहले से और घना हो चुका था। कविता पूरी ताकत से भाग रही थी। उसके पीछे पेची किसी जंगली जानवर की तरह चारों हाथ पैरों के बल दौड़ रही थी। उसकी सांसों की आवाज अब कविता के बहुत करीब सुनाई देने लगी थी। भाग, जितना भाग सकती है भाग, लेकिन इस जंगल से कोई नहीं बचता। कविता पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। तभी उसका पैर किसी जड़ से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसके सामने घनी झाड़ियां थी। कविता ने खुद को संभालने के लिए झाड़ियों को हटाया और अगले ही पल आर्यन, आर्यन नहीं! कविता का पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन पीछे से आती पेची की आवाज ने उसे फिर भागने पर मजबूर कर दिया। वो उठी और दोबारा भागने लगी। भागते भागते कविता एक विशाल पेड़ के सामने आकर घुटनों के बल गिर गई। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। उसने कांपते हुए पीछे देखा। पेची अब कुछ ही दूर खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तभी कविता की नजर ऊपर उठी और उसके शरीर से जैसे खून सूख गया। पेड़ की एक मोटी डाल से प्रीति की लाश लटक रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। चेहरे पर भय जम चुका था। कविता के होंठ कांपने लगे। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। फिर अचानक वो उठी और फिर जंगल की ओर भागने लगी। लेकिन इस बार वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई। पेची ने एक लंबी छलांग लगाई और कविता के ऊपर आ गिरी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। पेची कविता के ऊपर बैठ गई। उसके पीले दांत कविता के चेहरे के बेहद करीब थे। अब कहाँ भागोगी? तभी कविता के गले में पड़ी माला चमकने लगी। उसमें से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही वो रोशनी पेची के शरीर से टकराई, वो दर्द के मारे चीख उठी। वो 2 कदम पीछे हट गई। उसकी सफेद आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। तो तू पूरी तैयारी के साथ आई है। मैं जानती हूँ तुझे ये माला किसने पहनाई है। कविता ने पहली बार महसूस किया कि जब तक ये माला उसके गले में है, पेची उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तुरंत उठी और जंगल की ओर भागने लगी। भागते भागते अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदम लड़खड़ा गए और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गई। सब कुछ धुंधला हो गया और वो बेहोश हो गई। पता नहीं कितना समय बीत गया। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। कविता जी, कविता जी। कविता की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने सामने देखा और तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। सामने राघव खड़ा था। चली जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम वही बूढ़ी औरत हो। राघव बुरी तरह से चौंक गया। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं राघव हूं। मैं काफी देर से आप सबको जंगल में ढूंढ रहा हूं। मुखिया जी की नजरों से बचते बचाते यहां तक आया हूं। कविता कांपती हुई राघव को देखती रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ बढ़ाया और राघव की उंगली को छुआ। अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। सब चले गए, सब चले गए। काश मैं गांव वालों की बात मान लेती। तुम्हारे गांव का मुखिया सही कह रहा था। ये जंगल मौत का जंगल है। वो कौन थी? ये सुनकर राघव का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। कविता जी, अभी कुछ मत पूछिए। हमें यहां से निकलना होगा, अभी क्या अभी।
राघव ने कविता को सहारा दिया और दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। कुछ देर बाद वे दोनों गांव की सीमा तक पहुंच गए। वहां मुखिया खड़ा था और उसके पास करोथम्मा लाठी पकड़े खड़ी थी। कविता का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। उसे देखते ही मुखिया ने गहरी सांस ली। तुमसे कहा था बेटी कि वापस चली जाओ। काश तुमने मेरी बात मान ली होती। तुम्हारा अकेले लौटना इस बात का सबूत है कि तुम्हारे साथी जंगल में रहने वाली उस बला का शिकार हो चुके हैं। कविता फिर रोने लगी। तभी करोथम्मा उसके पास आई। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है बेटी, मैं उसे कम नहीं कर सकती, लेकिन तुम ही हो जो उसका अंत कर सकती हो। कविता ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखा। लेकिन उसका अंत करने के लिए तुम्हें उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। आओ मेरे साथ। इतना कहकर करोथम्मा अपने पुराने घर की ओर चल पड़ी। कविता, राघव और मुखिया भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। करोथम्मा का घर बहुत पुराना था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की छत और एक कोने में जलता हुआ छोटा सा तेल का दीपक। दीपक की कांपती लौ दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। करोथम्मा धीरे धीरे जाकर एक तरफ बैठ गई। मुखिया और राघव भी गंभीर चेहरों के साथ वहीं बैठ गए। लेकिन कविता अब भी टूटी हुई थी। वो जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने एक एक करके अपने पति आर्यन, राहुल और प्रीति के चेहरे घूमने लगे। उनकी हंसी, उनकी बातें और फिर उनकी भयानक मौत। अचानक कविता के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह क्रोध उतर आया। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे सिर उठाकर करोथम्मा की ओर देखा। आखिर कौन थी वो बूढ़ी औरत? कमरे में सन्नाटा सा छा गया। दीपक की लौ हल्की सी कांपी। फिर करोथम्मा ने भारी आवाज में कहा, पेची, उसका तुमसे बहुत गहरा संबंध है बेटी। कविता का माथा सिकुड़ गया। कैसा संबंध? करोथम्मा कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी दादी कल्याणी और जंगल में तुमने जिस भयानक बला को देखा, वे दोनों आपस में सगी बहनें थीं। ये सुनते ही कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या आप क्या कह रही है? वो मेरी दादी की बहन थी? करोथम्मा धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। वो कमरे के कोने में गई। वहां एक बहुत ही पुराना संदूक रखा हुआ था। उस पर धूल जमी हुई थी। करोथम्मा ने कांपते हाथों से उसे खोला। संदूक के भीतर कपड़ों और पुराने कागजों के नीचे एक तस्वीर रखी हुई थी। वो तस्वीर पीली पड़ चुकी थी। समय ने उसके किनारों को खा लिया था। करोथम्मा तस्वीर लेकर वापस आई और उसे कविता की ओर बढ़ा दिया। इन दोनों में से किसे पहचानती हो? कविता ने तस्वीर को हाथ में लिया। उसमें दो जवान स्त्रियां खड़ी थी। दोनों के चेहरे एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। कविता की उंगली धीरे धीरे एक स्त्री की ओर उठी। ये तो मेरी दादी की तस्वीर है। मैंने इन्हें अपने घर के पुराने एल्बम में देखा है। करोथम्मा ने तस्वीर में खड़ी दूसरी स्त्री की ओर देखा। उसकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द उतर आया। और ये पेची है, तुम्हारी दादी कल्याणी की सगी बहन। कविता स्तब्ध रह गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी। लेकिन वो उस रूप में कैसे पहुंच गई? वो ऐसी क्यों बन गई? करोथम्मा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बैठ गई। उसकी आंखें कहीं दूर अतीत में खो गई। ये कहानी आज की नहीं है बेटी। इसकी शुरुआत वर्षों पहले हुई थी। उस समय जब वेलीमाला का ये जंगल आज जितना डरावना नहीं था, जब लोग शाम होने के बाद भी जंगल में जाने से नहीं डरते थे
और जब पेची एक साधारण लड़की हुआ करती थी। कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। बाहर हवा चलने लगी। दरवाजे की लकड़ी चर्र की आवाज करने लगी। करोथम्मा ने तस्वीर को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे कहना शुरू किया, आखिर कौन थी असली पेची? एक साधारण लड़की या शुरू से ही किसी अंधेरे रहस्य का हिस्सा? कल्याणी और पेची के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने एक बहन को राक्षसी बला में बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस पुराने सच को जानने के बाद कविता पेची का सामना कर पाएगी?